अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ फ्रेम में अंबर जैदी हैं। और अंबर को सब लोग जानते ही हैं। हमारे साथ कुछ टाइम ऐसा भी हुआ कि डिबेट्स में भी थी अंबर, और खूब लड़े हम वहाँ पे। और मैं तो नहीं, लेकिन बाकी पैनलिस्ट बहुत लड़े, मैं ज़रा कम लड़ी। तो बिल्कुल अंबर एडवोकेट भी हैं। अंबर के बाद जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एनजीओ भी अपनी रन करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो हम अंबर से ज़रा कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट जो टॉपिक्स पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है भारत के बारे में, उस चीज़ का हम सोचेंगे, पूछेंगे अंबर से कि हम कहाँ तक ठीक हैं और कहाँ पे अंबर हमें करेक्शन करेंगी हमारी, और हम उसको ठीक से समझ पाएंगे उस चीज़ को। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम क्योंकि उस कंट्री में रहते नहीं हैं, हम अपने दिमाग में एक वैसे ही एक चीज़ बना लेते हैं कि ऐसा हो रहा होगा और मुस्लिम्स के साथ वैसा हो रहा होगा। तो हम ये सब कुछ अंबर से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत आरजू जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। और थैंक बहुत यू। अच्छा लग रहा है आपके साथ ऐसे रूबरू होना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अंबर, सबसे पहले मुझे बताइए कि मुस्लिम्स की एजुकेशन, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में मैंने जहाँ तक सुना है तो इतना ज़्यादा लोग नहीं हैं वहाँ पर इंडिया में, जो कि मुस्लिम्स की एजुकेशन जो है उसमें वो काफ़ी पीछे हैं। जबकि आप तो खुद मुस्लिम हैं, आप जानती हैं कि हमारे रिलीजन में तो बहुत कहा गया एजुकेशन का। तो जी फिर बिल्कुल। क्यों ये वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और दूसरा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो थोड़ा प्रोमोट करे एजुकेशन को मुस्लिम्स में। देखिए, अगर हम माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान जो इंडिया में माइनॉरिटी है उनके लिटरेसी रेट की बात करें तो वो हम्म। कंपैरेटिव टू अनदर जो अदर कम्युनिटीज हैं वो वाकई में कम है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें काफी इजाफा हुआ है और एजुकेशन को लेकर जो सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं माइनॉरिटी के लिए, जो इंडियन माइनॉरिटीज हैं उनको लेकर बहुत सारी स्कीम्स हैं जो उनकी इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई हैं, और जिसमें खासकर महिलाओं पे, औरतों पर बहुत ध्यान दिया गया है कि औरतों की एजुकेशन पे फोकस किया जाए और उनको एम्पावर करने के लिए और इंडिपेंडेंट उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, एजुकेशन के लिए हैं। और उनको उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया है उसके तहत आती हैं। और पिछले 5-6 सालों में जो सरकार रही है उसमें लगभग 2 करोड़ लोगों को उससे फायदे भी हुए हैं। और आप चाहे सिविल सर्विसेज की हम बात करें उसमें भी काफी बेहतर प्रदर्शन अगर हम बात करें तो मुसलमानों का रहा है। तो हालात बेहतर हो रहे हैं और लगातार इस पे काम किया जा रहा है। और बहुत सारी लड़कियां जो आगे आकर एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, जो एक फ्लैग बेरर हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करने में बहुत सारे लड़कियों को बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज़ है अंबर के, मैंने कुछ अर्से पहले सोनू निगम एक सिंगर हैं इंडिया के, उनका एक जी वीडियो क्लिप आया था छोटा सा। तो उसमें वो कह रहे थे कि वो अजान की आवाज़ जो है उससे बहुत वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं मॉस्क में, और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि लाउड स्पीकर्स हैं और सब है। तो जी। आप क्या समझती हैं कि ये होना चाहिए, लाउड स्पीकर्स होने चाहिए, या इसके बगैर ही अजान होनी चाहिए, ताकि लोग परेशान ना। हमारे इस्लामाबाद में मैं हूँ, और वो यहाँ तो जो मस्जिद के पास घर होता है ना, उसका रेंट भी कम होता है, क्योंकि उधर इतना शोर आता है ना बहुत से। अब जी मेरे जी। लोग गर्दन काटने के लिए आ जाएंगे। तो वो नहीं। उससे लोग इतना डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके ख्याल से कि किसी भी रिलीजन को, खास तौर पे जैसे हम लोग तो इस्लामिक कंट्री में है, उसको प्रमोट करने के लिए क्या ये लाउड स्पीकर ज़रूरी है? देखिए, अगर हम बात करें जो हमारा भारत का हिंदुस्तान का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इजाजत देता है कि हम अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें तो इस्लाम की रूह से या इस्लामिक उसमें पहले लाउड स्पीकर तो होता नहीं था। आपको अजान करनी है, जो आसपास के लोग हैं पहले ऐसे ही लोग बुलंद आवाज में अजान दिया करते थे और आसपास के लोग उसको सुन लेते थे। और कुछ कंट्रीज में एफएम पर भी अजान होती है, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं और लोग जो अपने घरों में एफएम ऑन रखते हैं अजान को पर्टिकुलरली सुनने के लिए, ताकि वो अजान को सुने और चले जाएं।
तो ज़रूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर पे आज़ान हो या लाउड स्पीकर पे नमाज़ हो या खुतबे हो। पर्पस हमारा है कि हम लोगों को बुलाएँ और किसी को भी हमारी वज़ह से परेशानी ना हो, ये इस्लाम कहता है कि आप अपने पड़ोसियों का ख़्याल रखें कि आपकी वज़ह से किसी को कोई किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो अगर इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, उनको कहीं न कहीं राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करें, तो उनको लगता है कि ये हमारे धर्म को पे या हमारे मज़हब पे सीधा टारगेट किया जा रहा है। मज़हब की बात नहीं हो रही, मज़हब में लाउड स्पीकर नहीं है, मज़हब में आज़ान है। हम कहीं न कहीं जो असल मकसद होता है या असल इस्लाम की रूह है, हम उसको भूल करके इन सारे मुद्दों में अटक जाते हैं। हर चीज़ को आना और पॉलिटिक्स का इश्यू बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें और पाकिस्तान की तो आपको हालात मुझसे भी ज़्यादा बेहतर पता है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही अगर हम देखें गल्फ़ में देखें, हम अगर दुबई देखें, यूएई या सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे नमाज के बाद मस्जिद में ताला लगा देते हैं। वहाँ जी, पे आप बिल्कुल। उसके बाद नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 24 घंटे मस्जिद खुली है, कभी भी कोई आ रहा है जा रहा है। तो भारत में क्या है, क्या वहाँ पे भी नमाज के बाद बंद कर देते हैं या 24 घंटे खुली होती है मस्जिद? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी मस्जिदें खुली होती हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक यहाँ पर मुअज़्ज़िन होते हैं जो मस्जिद में होते हैं, मस्जिद की देखभाल करने के लिए कि वहाँ पर सारे सिस्टम और सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो कुछ लोग होते हैं मस्जिद में। हालाँकि हर वक़्त मस्जिद ऐसे कुछ मस्जिदें खुली होती हैं और कुछ मस्जिद सिर्फ़ नमाज़ के लिए खुलती है और मुअज़्ज़िन होते हैं जो उनको लॉक कर देते हैं हुँ, और वो आस-पास ही हुँ। उनके रहने के लिए क्वार्टर या कुछ होता है उसमें रहते हैं। तो ऐसा कुछ सब जगह पर्टिकुलर नहीं, वैसे मस्जिदें यूजुअली खुली होती हैं। सही। और जी। शरिया लॉ के बारे में आप क्या कहेंगे अंबर? आपको क्या लगता है कि ये जो है शरिया लॉ, इसके बारे में? देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, जिसको आइन बोलते हैं उर्दू में, उसमें आर्टिकल 44 है, जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, वो सबको हुँ। उसमें है कि भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होना था और वो नहीं हो पाया, जबकि आज़ादी को 73 साल हो चुके हैं और उसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं जो हमारा आइन, जो हमारा संविधान कहता है कि हुँ, सबको बराबर के अधिकार मिले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलिजन, कास्ट एंड क्रीड। तो कहीं न हुँ, कहीं जो हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं या फैमिली लॉज़ हुँ, की बात करें, उसमें क्रिश्चियन और हिंदू मुस्लिम्स की हम बात करें पर्टिकुलरली, जिसकी सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है तो वो मुसलमान औरतों और बच्चों पर पड़ता है। चाहे उसमें आप ट्रिपल तलाक की बात करें, हलाला की बात करें, सक्सेशन की बात करें, अडॉप्शन की बात करें और चाहे आप पॉलीगैमी की बात करें। तो कहीं न कहीं जिससे जो मुतासिर होते हैं वो औरतें और बच्चे होते हैं। तो उसको लेकर कहीं न कहीं क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, अगर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलिजन या फिर जो उसमें भी हुँ, बहुत सारे अलग-अलग फ़िरके होते हैं, उनके हिसाब से किसी को ऐसा नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश की भी बात करें, तो उसमें होता ये है कि एक लॉ बन गया है यूनिफ़ॉर्म, वो सबके लिए ऐसा नहीं कि सुन्नी के लिए अलग, शिया के लिए अलग, हुँ, देवबंदी के लिए अलग। तो यूनिफ़ॉर्म लॉ होता है क्योंकि हम एक देश में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं और एक लोगों के लिए कानून होता है। हम एक दूसरे के साथ कैसे हैं आप सुन्नी हैं, मैं शिया हूँ या हम कुछ भी हैं, ये हमारा रिलीजन है और ये हुँ, हम तक है, ये हमारा एक पर्सनल अफेयर है कि हम कौन-सा धर्म फ़ॉलो करते हैं या मैं अकेले कुछ और एक मेरी अक़ीदत है, मैं उसको फ़ॉलो करना चाहती हूँ, ये मेरा हुँ, लुकआउट है। और मैं आपके साथ किस तरीके से रहती हूँ या हम आपस में अपनी कम्युनिटी में किसी के साथ किस तरीके का बिहेवियर करते हैं या मैंने किसी को धोखा दिया है, बदतमीज़ी की है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो पर्सनल नहीं है, उसमें कहीं न कहीं क्रिमिनल ऑफ़ेंस में आती है। तो महिलाओं की जहाँ पे अगर हम बात करें शरिया लॉ को लेकर, तो आप हिंदुस्तान में पूरी तरीके से मुसलमान शरिया लॉ फ़ॉलो नहीं करते। जितने भी क्रिमिनल ऑफ़ेंसेस हैं, रेप है, मर्डर है, उसमें वो हिंदुस्तान का आइन को में जितने भी कानून बने हुए हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। और जितने भी कानून हैं औरतों और बच्चों से लेके हुए जितने भी मसाइल हैं, उसमें उनको फैमिली लॉज़ यहाँ तक कि हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो कि एक एनजीओ है। वो हमेशा इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देता है और हिंदुस्तान में जो फैमिली लॉ यानी कि पर्सनल लॉ है, उसकी वो तायीद करते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन जिस तरीके की जाती हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक की पिटीशन रही हुँ, थी या फिर हमारी यूनिफ़ॉर्म
सिविल कोड की पिटीशन है, इस हमेशा वो उनकी मुखालिफत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता है। हमारा आइन इजाजत देता है, कहता है कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। और अगर हम वैसे भी इस्लाम की बात करें, आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ, हम सबको पता है कि इस्लाम का मकसद चार शादी करने का या एक से ज्यादा शादी करने का क्या था। उस वक्त में लोग जंगों में जाते थे, औरतें बहुत सारी बेवा हो जाती थी, तो औरतों को सहारा देने के पर्पज से जितने भी इस्लाम में कानून रहे हैं या शरिया के लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं औरतों की बेहतरी और समाज और लोगों की बेहतरी के लिए रहे हैं। लेकिन लोगों ने और कुछ जो हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने इसको अपने फायदे के लिए और औरतों को दबाने के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब हलाला की बात करें हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में बात करें, तो बहुत सारे लोगों के हलाला एक्सपर्ट्स के प्रोफाइल मिलते हैं। और यहाँ तक कि मैंने 5-6 साल ट्रिपल तलाक पे काम किया है, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट भी बनाया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें ट्रिपल तलाक विक्टिम्स की कहानियां उसमें मैंने डॉक्यूमेंट की। तो बहुत सारे केसेस सामने ऐसे आए आरजू जी, जिसमें मौलाना ये बोल देते हैं कि हम तो एक दीन की कौम की खिदमत कर रहे हैं, हम तो बिछड़ों को मिलाते हैं और ये तो बहुत सवाब का काम है। तो अपने लिए हर चीज आप गुनाह भी हलाल कर लेते हैं। और जब हम बात करते हैं सही हक की और सही बात की, तो उनको आप बोल देते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के स्टूज हैं, या आप इस तरीके के नामों से नवाजा जाता है या पुकारा जाता है। तो हम जब भी हमारी बेटियों की या औरतों की बात आती है, तो पाकिस्तान में तो हालात बहुत ज्यादा बेहतर है, जबकि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अपनी माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा राइट्स देता है। किसी भी तरीके का यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता। अगर सबसे ज्यादा सुकून में कहीं मुसलमान है, तो वो हिंदुस्तान है पूरी दुनिया में। ठीक, बिल्कुल। लेकिन जो आप बात कर रही हैं ना हलाला की, वो मैंने जहाँ तक सुना है वो ये कि पहले ज़माने में लोगों ने इसको तमाशा बना रखा था कि 1 मिनट में तलाक दे रहे हैं, उसके बाद फिर ले आ रहे हैं। तो इसलिए ये लाया गया था ताकि उस चीज़ को रोकने के लिए कि लोग ज़रा-ज़रा जी, सी बातों के ऊपर इस तरह औरतों से को तलाक। तलाक ना हो, बिल्कुल तलाक ना हुआ करे। लेकिन अब उसका खैर जिस तरीके से भी मिसयूज़ तो आपको पता है कि होता ही है जी, आजकल हर बिल्कुल। चीज़ का। हम्म। यहाँ पे मुझे ये भी बताइए अंबर के इस्लामिक कंट्रीज़ जितनी हैं, तो आपके ख्याल से हम यूरोपियन कंट्रीज़ का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? पैसा भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास ऑयल है और बहुत इस तरह की चीज़ें हैं जिससे अमीर बहुत हैं। लेकिन अगर हम हम्म। एजुकेशन में देखें, हम किसी फील्ड में देखें, साइंस में देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, तो वहाँ पे हम कुछ उनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते। इसकी क्या वजह लगती है आपको? चलिए जो हमारी जैसी कंट्रीज़ है, पैसा नहीं है, हम समझ सकते हैं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन बाकी क्यों नहीं जा रहे? देखिए, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, जितने भी मुसलमान हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमारे फ़िरके होते हैं, उनकी बात करें, तो कहीं न कहीं हम इस्लाम को नहीं समझ पाए हैं। कुरान और इस्लाम को हम नहीं समझते। हमने दीन को, इस्लाम को एक कट्टरपंथ और इतना मुश्किल तरीन मज़हब बना दिया है फ़ॉलो करने के लिए, कि लोगों में कहीं न कहीं कि ये मैसेज जाता है कि इस्लाम बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड और इंसान को जीने की आज़ादी नहीं देता, पर्सनल लिबर्टी नहीं होती। हालाँकि इस्लाम में इस तरीके का कोई भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि लोग दिखाते हैं। सपोज़िटली हमारे जो जितने भी हमारे स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, वो इस तरीके के से बात करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जब हम डिबेट्स में भी बात करते हैं, तो वो इतना हुँ। रिजिड और इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिससे लोगों में ये मैसेज जाता है कि इस्लाम बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव है, जबकि इस्लाम रिग्रेसिव नहीं है। हम बात करें हज़रत खदीजा की, जो बीबी खदीजा थी, उस वक़्त में वो एक बिज़नेस वुमन थी। या हम बात करें बीबी ज़ैनब की, उन्होंने खुतबा दिया इमाम हुसैन की शहादत के बाद। और कितनी सारी इस्लाम में ऐसी महिलाएँ रही हैं, या हम बीबी आयशा की बात करें, तो वो मैदान जंग में गई हैं, और उस वक़्त जंगों में औरतें फीमेल नर्सेस भी हुआ करती थी उस वक़्त में भी। तो इस्लाम इतना प्रोग्रेसिव रहा है। आज 1400 साल के बाद हम अपनी औरतों को घरों में बुर्कों में दबाकर रखते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते, उनको बड़ा तक नहीं होने देते, कि उनकी एक बचपन में ही शादी कर दी जाती है 12, 13, 14 साल की उम्र में। तो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, तो उन्होंने अपनी बेटी को अपना वली अहद एक तरीके से अगर
देखें तो अपना चुना, उनके लिए उनकी बेटी सब कुछ रही है, उनकी बेटी से ही उनकी लीनेज चली है। तो इस्लाम कितना प्रोग्रेसिव है, तो हमें उसको समझने की जरूरत है। हम अपनी तंग जहनी इस्लाम के नाम पर थोप कर दूसरों पे थोप देते हैं अपनी तंग जहनी को। तो ये ओपिनियन है। और सबसे बड़ी कमी एक और ये रही है कि अब तक हमारी कम्युनिटी में, इस्लाम में, लोगों ने धर्म को दूसरे के ओपिनियन से फॉलो किया है। किसी ने भी कुरान को पढ़कर खुद से समझकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। जो हमें मौलाना साहब ने बोल दिया, पढ़ा दिया कि ये हदीस है और ये कुरान ये कहता है, वही हमने एक लकीर के फकीर की तरह मानते आए हैं। जबकि अल्लाह और कुरान ये कहता है कि आप पढ़ें, समझने की कोशिश करें और उसको देखें कि आपकी अक्ल इस चीज को गवारा करती है, क्या आपको ये सही लगता है। ये आपकी सोच पे होता है। तो लोगों ने अपने ओपिनियन से इस्लाम को इतना रिग्रेसिव बनाया है। ये लोगों का ओपिनियन है जो आज वर्ल्ड ओवर इस्लाम को एक रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लोगों के ओपिनियन की वजह से, और कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन इस्लाम का बहुत बड़ा फैक्टर इस रहा है। बिल्कुल, यहाँ हम थोड़ा-सा मज़हब से बाहर निकलते हैं और हम बात करते हैं कि एज़ अ वर्किंग लेडी आप क्या समझती हैं, जब आप बाहर निकलती हैं तो उतने ही राइट्स मिलते हैं जितने किसी मेल को मिलते हैं, उतने ही कॉन्फिडेंट होते हैं, उतने ही सिक्योर हैं, क्या समझती हैं आप? देखिए, कहीं न कहीं अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ तो कहीं न कहीं अब जबकि मैं एक मुकाम पर पहुँच गई हूँ, तो लोगों को सब एक मिसाल देते हैं कि अरे हाँ, हमें तो पहले से पता था आपकी बेटी ये करेगी, वो करेगी एंड ऑल। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं आरज़ू जी, और हम कुछ भी नहीं होते और हम मेहनत कर रहे होते हैं और हमें हमारे बड़े-बड़े ख्वाब होते हैं, तो लोग बड़ी बातें करते हैं। तो ये धर्म की बात, ये सिर्फ़ मुसलमानों की बात नहीं है, ये हर लड़की का वो सफ़र है। हम चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात करें, तो लड़कियों को मौके देना ही लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं। उनको लगता है कि अपनी बेटियों को अगर उसका हक दे रहे हैं, तो वो बड़ा एहसान जताते हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी बेटियों को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं, पढ़ने का मौका देते हैं या उनको काम करने देते हैं, तो वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं, "अरे! हम अपनी बेटियों को तो बेटों की तरह पालते हैं।" बेटियों को बेटों की तरह पालने की ज़रूरत नहीं है। बेटियों को बेटियों की तरह पालिए, क्योंकि जो आप मौके उनको दे रहे हैं, वो उनका हक है। चाहे आप इस्लामिक हक की बात करें या कानूनी हक, ये बेटियों का हक है। बड़े फ़ख्र से लोग कहते हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाती है कि उनकी तंग ज़हनी कहीं न कहीं जो उनके बैक ऑफ द माइंड है, वो यहाँ पे नज़र आ जाती है, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये मुसलमान लड़कियों की बात नहीं, मुसलमान लड़कियों के लिए और थोड़ी-सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो हमारी कम्युनिटी में हिंदुस्तान, पाकिस्तान की हम बात करें, तो तस्वीर अब बदल रही है। मैं अगर खासकर हिंदुस्तान की बात करूँ, हिंदुस्तान में लड़कियाँ हर फील्ड में आगे आ रही हैं और यहाँ पर उतनी ज़्यादा रिग्रेसिव सोच नहीं है। लड़कियाँ लड़कों से भी बेहतर हमेशा प्रदर्शन करती हैं, चाहे बोर्ड्स रिज़ल्ट की बात हो, यूपीएससी की बात हो, जो कि सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं। फाइटर जेट चलाने से लेके लड़कियाँ यहाँ पर हर काम कर चुकी हैं और हर फील्ड में एकदम टॉप पे हैं और बहुत बढ़िया कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, सफ़र उतना आसान नहीं होता है और हालात बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं और लोगों के लिए, तो वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती हैं। तो उनको देखकर और लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और लड़कियाँ बेहतर करने के लिए आगे, उनके माँ-बाप भी साथ दे रहे हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है इंडियन टीवी पे भी और कमर्शियल्स में भी कि लड़कियां साइकिल भी चला रही हैं, लड़कियां बाइक भी चला रही हैं। पाकिस्तान में तो कोई साइकिल चलाए तो मुड़ मुड़ के देखने लगते हैं कि ये कहाँ से आ गई है, ये साइकिल कैसे चला रही है या ये बाइक कैसे चला रही है। कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन खुद अपने आप को ऑड लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो बाइक वहाँ पे तो मैंने देखा है कि लोग यूज़ कर, लड़कियां चला रही होती हैं स्कूटी और बाइक्स वगैरह। मुझे ये सुन के हँसी आ रही है। हंस लें स्कूटी, हंस लें। बाइक यहाँ पर नहीं, क्योंकि स्कूटी और बाइक हमारे हिंदुस्तान में तो लड़कियां दशकों से चला रही, जबकि इनफैक्ट स्कूल को तो यहाँ पर ओल्ड स्कूल थोड़ा सा मान लेते हैं कि अरे साइकिल चला रही है, अभी लड़कियां स्कूटी चलाते हैं। इनफैक्ट दशकों से, आई थिंक 20-30 साल से स्कूटी चला रही हैं लड़कियां यहाँ पर, और बुर्का और हिजाब पहन के भी चलाती हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। यहाँ तक कि जो छोटे-छोटे गाँव और छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी औरतें, जो मुस्लिम गाँव हैं, वहाँ पे भी औरतें बुर्का और चादर पहन के वो अपना स्कूटी, बाइक या फिर गाड़ी जो भी चलाना है सब चलाती हैं, किसी की कोई मज़ाक नहीं बनाता। और मुझे आपकी बात सुन के थोड़ी हँसी आ गई। नहीं, खैर कहते यहाँ भी कुछ नहीं है, मगर ऐसे देखेंगे ना कि जैसे पता नहीं कोई जी। खलाई मखलूक आ और गई है।
कि जी, क्या वो बिल्कुल और ऑकवर्डनेस तरीके नॉर्मल से नहीं होता एग्जैक्टली वो। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसलिए बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन मुझे बताइए, आपकी कोई एनजीओ भी है जो आप रन जी। करती हैं? और मुझे एक कन्फ्यूजन है, यमुना होता है कि जमुना होता है? क्योंकि मैंने मूवीज में तो जमुना सुना है और मेरे पास जो लिखा हुआ है वो यमुना लिखा हुआ है। तो ये एक ही है या ये दो अलग अलग हैं? नहीं, देखिए, होता हिंदी में अगर बोले तो यमुना होता है, लेकिन जो हम्म। उर्दू में लोग बात करते हैं उसको जमुना बोल देते हैं। हिंदी में यमुना, द हम्म। वर्ड एग्जैक्ट वर्ड, द राइट वर्ड हम्म। इज यमुना। हिंदी, क्योंकि ठीक है। यमुना हिंदी का वर्ड है, तो ये हम्म। यमुना है। जमुना जो उर्दू भाषा में लोग बोलते हैं तो वो जमुना हम्म। बोल देते हैं, जैसे गंगा जमुनी तहजीब, ये उर्दू बिल्कुल। की एक टर्म है। तो यानी कि मिली जुली एक तहजीब। तो ये उसका एक उसको क्लीन करने के लिए शायद कोई कोई प्रोजेक्ट आप कर रही थी या कर रही हैं? जी, जी, जी। जी, जी। जी, हमारा एक एनजीओ है होप ह्यूमैनिटी के नाम से, जो कि मैं और मेरी बड़ी बहन, हम लोग 12-13 साल की उम्र से उसमें काम करते हैं। और खासकर एजुकेशन, जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग ड्रॉप आउट्स और खासकर ड्रॉप आउट्स के लिए हम लोग काम करते थे, और फैमिलीज में और फ्रेंड्स में कंट्रीब्यूट करके हम बच्चों को स्पॉन्सर किया करते थे। तो शुरुआत 2007 से हम लोग ने की थी, और आज लगभग 14-15 साल हो चुके हैं। तो इसमें हमने खासकर एजुकेशन के लिए काफी काम किया है। अभी हमारे दिल्ली एनसीआर और अलग 6 स्टेट्स में हमारे एजुकेशन सेंटर्स हैं, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोग स्कूल नहीं जा पाते, और कुछ लोग जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं और उनको एक एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो हम उनको, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या फिर अलग अलग कुछ ट्रेनिंग्स हो, वर्कशॉप्स हो, एजुकेशन में सपोर्ट चाहिए हो, तो इस तरीके के हमारे सेंटर्स हैं 6 स्टेट्स में, इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करती हूँ, जिसमें चाहे ट्रिपल तलाक की हम बात करें, या फिर जितने भी औरतों के साथ और किसी भी तरीके के जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं, उनको लेकर उनकी चाहे लीगल असिस्टेंस हो। मैं, आपने कहा था एडवोकेट, मैं एडवोकेट नहीं हूँ। मेरे बायो में मेंशन है एडवोकेट ऑफ इक्वल राइट्स, यानी कि मैं ओके। इक्वल राइट्स की पैरोकार हूँ। तो ये राइट एडवोकेट राइट। उस पर्पज से था। ओके। और तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, मैं प्रोफेशनली एक फिल्म मेकर हूँ। मेरी एक छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी है, तो मैं उसमें काम करती हूँ। बाकी एनजीओ है, तो सोशल कॉजेस पे मैं काम करती हूँ। यमुना शुद्धि अभियान, क्योंकि यमुना हमारे दिल्ली से होकर निकलती है, और उसमें लोग बहुत तरीके की गंदगी उसमें घुस जाती है, और उसको एकदम नाले का एकदम रूप उसको दे दिया है। तो उसकी सफाई के लिए ये इनिशिएटिव है यमुना शुद्धि अभियान, जिसमें उसके आसपास के इलाके को साफ करना, ब्यूटिफाई करना, और उसके क्लीनलीनेस को लेके एक इनिशिएटिव है। ये बात आपने जैसे बताई कि आप बच्चों के लिए भी काम करती हैं जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि मैं भी थोड़ा सा उनके लिए करने की कोशिश करती हूँ। तो जी, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह की इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो पॉपुलेशन भी है, और इस वजह जी, से सारे बच्चे जो हैं वो कभी आपको मालूम है ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको नज़र आएंगे कभी कहीं। तो आप जब इनको बुलाती हैं या इनको एजुकेशन की तरफ लेकर आती हैं, तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो क्या मना करते हैं, आने देते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने इनको भीख मांगने पे भी लगा रखा होता है। वो कहते हैं, बहुत से जी, लोगों ने काम करने पे लगा रखा होता है कि जो चाइल्ड लेबर वैसे तो मना है, लेकिन आपको पता है छुप छुपा के सब कुछ होता जी, है। तो जी, बिल्कुल। इस चीज़ को कैसे हैंडल करती हैं आप? देखिए, स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया था, तब बहुत मुश्किल होता था। और अब जबकि हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक ट्रस्ट भी आ गया है, और उनको, आपको पता है, थोड़ा-सा इन बच्चों को लाने के लिए ल्योर करना पड़ता है, बच्चों को टॉफ़ी, चॉकलेट्स बाँटना पड़ता है, या फिर उनकी ज़रूरतें और जो होती हैं, उसका ख़्याल रखना पड़ता है। तो कहीं न कहीं अब जैसे मैं गुज़र के भी जाती हूँ, तो सारे रेड लाइट के बच्चे मुझे एकदम, "दीदी आ गए, दीदी आ गई।" तो दैट वो एक पहचान बन गई है, मेरे दोस्त सारे यही है। इनफैक्ट कितनी बार होता है, ड्राइवर मुड़ के देखता है कि कौन है, मैं कहा नहीं, मैं जानती हूँ उसको। तो वो एक पहचान बनाने के लिए और उनके अंदर एक अपना ट्रस्ट जीतने के लिए टाइम लगा, उनको प्यार मोहब्बत, क्योंकि हमारी जो इंटेंशन होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ उनके साथ फोटो क्लिक करके और ले जाते हैं, तो उनको भी ये बातें कहीं ना कहीं अंदाजा होता है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वो लोग फोटो खींचने के लिए तो नहीं आए हैं और बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो उनका भरोसा जीतना। और एक एक यहाँ पर हम लोग को परेशानी एक ये आती है कि लड़कों को तो बहुत सारे माँ बाप भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को बोलते हैं कि ये तो काम करके आएगी, ये बर्तन धोएगी या फिर ये आटा गूंदेगी या कुछ भी घर का काम करेगी। लड़कियों को लाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें जो हम करते हैं, जैसे कि उनकी और जरूरतों का ख्याल रखना, वो हम इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों को वो लोग भेज सकें और वो हम पे भरोसा करें। और भी बहुत सारी चीजों की उनके ख्याल रखने पड़ते हैं ताकि वो बच्चों को हमारे पास पढ़ने के लिए भेजें। तो ये सारी चीजें छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमें पता है कि उनका भरोसा, उनका विश्वास जीतना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें अंबर कुछ गवर्नमेंट कोई काम कर रही है आपके यहाँ की? गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ फोकस कर रही है या नहीं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन वही बात है कि वो लोग हर कोई जो, जैसे कि आपने भीख माँगने वाली बात कही, तो यहाँ पर सबको ईज़ी मनी की कहीं न कहीं आदत पड़ गई है। हमारे सेंटर्स में, हमारे जो एक सेंटर है जिसमें जो उसमें प्योरली सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे भीख माँगते हैं। अब उनको आप कितना भी आप मोटिवेट कीजिए, कितना भी पढ़ाइए, कितना भी उनकी और ज़रूरतों का ख़्याल रखिए, लेकिन उनको भीख माँगने की जो आदत पड़ गई है, वो नहीं जाती है। अब जैसे हम लोग निकल के जाएँगे तो हमें देख के तो हट जाते हैं, लेकिन उनके माँ-बाप ही उनसे ज़बरदस्ती भीख मँगवाते हैं। इनफैक्ट हमारे सेंटर की एक बच्ची थी, वो 2 बार खो चुकी थी और एक बार तो वो आई थिंक 1 महीने बाद ही मिल गई थी, क्योंकि वो उसकी माँ उसको बस में भीख माँगने के लिए भेज देती थी और वो बहुत छोटी थी और माँ उन भीख के पैसों से नशा करती थी, जो बच्चे भीख माँग के लेके आते थे। बहुत छोटी और कमज़ोर बच्ची थी और अभी वो 1 साल पहले मिली है, जो कि 2 साल के लिए वो पता नहीं कौन-सी जेल में और कौन से सेंटर में थी, क्योंकि बच्चे खो जाते हैं, कहीं से कहीं निकल जाते हैं, फिर पुलिस को मिलते हैं, वो फिर कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। तो उनको ढूँढने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करना पड़ी, उनको ट्रेस करना, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, ढूँढना, और फिर उनके पास फ़ोटोज़ भी नहीं होते ढंग के, जिसको आप सही से सर्कुलेट कर पाएँ। तो इस तरीके की मशक्कतें होती हैं और सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम यही है कि उनके माँ-बाप उनको इस चीज़ में उसमें डाल देते हैं। खुद वो कोई काम नहीं करते हैं, खुद दिन भर नशा करेंगे उन पैसों से जो बच्चे भीख माँगते हैं, और उनको खाने तक के लिए वो पैसे उनके पास नहीं छोड़ते। ये सारी चीज़ें हमारे सामने की देखी हुई, एक्सपीरियंस की हुई हैं कि बच्चों तक को खाने का पैसा नहीं छोड़ते हैं और वो सारे पैसे खुद लेकर नशा कर लेते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जी, गवर्नमेंट की मदद के बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जी, पूरी मशीनरी जब तक हरकत में नहीं आएगी, जब तक, क्योंकि ये इशू यहाँ पर भी है, ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल। दोनों जगह का जो इशू है। इसी जी, तरीके से एक इम्प्रेशन ये है अंवर, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कि उनको मुसलमान जो है वो ठीक नहीं समझते, पाकिस्तान वाले ये समझते हैं। मैं ये पहले बता दूं कि पाकिस्तान में ये इम्प्रेशन है कि जी मुसलमान बड़े उनसे नाराज़ हैं, गुजरात में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो हुआ, फिर 370 हो गया, फिर ये वो। तो असल में आप जैसे मुस्लिम हैं वहाँ पर, आप मुझे बताइए कि क्या इम्प्रेशन है आपके प्राइम मिनिस्टर का, और मुसलमान कितने खुश हैं या कितने नाराज़ हैं, और कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी ज़रूर जो आप समझती हैं कि अभी भी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से मुस्लिम्स के लिए, जो नहीं हुई है, वो क्या हो, आप बताएंगे? हेलो। जी जी जी। जी, कनेक्शन आई थिंक लॉस्ट हो गया था, तो मैं आपकी बात सही से सुन नहीं पाई हूँ। जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं आपसे एक बात कर रही थी कि जो मतलब पाकिस्तान में ये इम्प्रेशन है कि नरेंद्र मोदी जी से इंडिया के मुसलमान खुश नहीं हैं, क्योंकि गुजरात का हवाला देते हैं, हम कोई और बात करते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है 370 हुआ, जो भी हुआ कश्मीर का। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी का क्या इम्प्रेशन है मुस्लिम्स के ऊपर, जो भारत के मुस्लिम्स हैं, और वो कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं, या कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समझती हो कि अभी भी रहती है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है पाकिस्तान में मुसलमान खुश नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के हालात हैं उनको देखकर तो मुझे साफ यही नज़र आता है, हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खुश हैं, उनको हर अपना अधिकार मिलता है, हर राइट मिलता है। और अगर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को लोग ना पसंद करते, तो 2 बार वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के इलेक्शन में आगे आए हैं, तो मुसलमानों के वोट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर हर बार एक से एक बढ़कर रिजल्ट दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। तो ये मुसलमान के वोट्स के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ एक नैरेटिव है, ये हिंदुस्तान का नैरेटिव नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की,
तो मुसलमानों के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। मुसलमानों को सिर्फ़ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, उनकी बेहतरी के लिए काफ़ी काम किया है, चाहे एजुकेशन की बात हो या औरतों के लिए ट्रिपल तलाक का बिल की बात करें। पहले औरतें हज पर बिना महरम के नहीं जा पाती थीं। अब क्योंकि बहुत सारी बुज़ुर्ग औरतें ऐसी होती थीं जो जिनके फैमिली में कोई नहीं है, उनका महरम नहीं है, तो वो हज के लिए उनको जाने के लिए रह जाती थी। औरतें अब हज पे जा सकती हैं विदाउट महरम। ट्रिपल तलाक की बात करें या फिर 370 की बात करें तो कश्मीर के लोग खुश हैं। आप जब से 370 आया है, पत्थरबाजी की कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया है। तो ये पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत परेशान हैं, जबकि परेशान वहाँ के लोग हैं। जिस तरीके से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ घटनाएँ होती हैं, अभी एक 2-4 दिन पहले का वाकया है, जो एक टीचर को ज़बरदस्ती अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, निकाह करा दिया गया। इस तरीके की वारदात बिल्कुल आम है, हर 1-2 हफ्ते में इस तरीके की रिपोर्ट्स आती रहती हैं सामने और हज़ारा शियाज़ के साथ क्या होता है और वहाँ पर खुलेआम लोग AK-47 लेकर घूमते हैं, आतंकवादियों को या आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है सरकार की तरफ से भी और इस तरीके की इंसिडेंट्स होती हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगती। हज़ारा शियाज़ और जितने भी बलोच हैं, वो उनके साथ क्या हो रहा है या फिर आप बात करें जो भी माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई इस तरीके का वाकया सामने आता है और सरकार कुछ भी नहीं करती बल्कि उन बच्चियों को एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ के हवाले कर देती है। ये कहकर कि ये इसका शौहर है। ये कौन-सा इस्लाम कहता है कि आप कीजिए और उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा लीजिए। अल्लाह तो ये कहता है कि आप जो अल्लाह कुरान में कह रहा है उसको कम्युनिकेट कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। लोगों के साथ ज़बरदस्ती करना इस्लाम नहीं है। ये ना अल्लाह कहता है, ना कुरान कहता है। तो ये आपका पागलपन है जो आप लोगों पर ज़बरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं ये पॉलिटिसाइज़ेशन है अपने खुद को बेहतर दिखाने का या अपने नंबर्स बढ़ाने का, कि हम ज़्यादा हैं नंबर्स में। ये कौन-सी सोच है? आप दीन को मानिए, अल्लाह के पैगाम को मानिए, लोगों तक पहुँचाइए। अगर किसी को अच्छा लगता है, अल्लाह किसी को नेकी देता है, तो वो खुद अपने पास बुला लेगा। आप कौन होते हैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करने वाले? इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंबर, लेकिन साथ ही अगर हम ये बात करें कि उसमें हमने एक लव जिहाद का भी एक देखा कि कोई लॉ आया था। इसको आप किस जी। तरह से देखती हैं? और बिल्कुल जो आप पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की बात कर रही हैं, उस पे मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगी, ऐसा होता है और हम लोग बहुत बोलते हैं इसके ऊपर, बहुत आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया जिससे इस चीज़ को जी, रोका जाए। बल्कि जी। गवर्नमेंट को भी बहुत दफ़ा कहा है और बहुत सी वीडियोस भी बनाई हैं, जा जा के हम लोगों से बात भी की है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका, तो मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगी। लेकिन लव जिहाद जो है उस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, लव जिहाद की जो बात मैं अभी कर रही थी और जो बात आपने कही है, वो हम सब जानते हैं कि बंद कमरों में क्या बातें होती हैं और क्या लोगों को किस तरीके से वर्गलाया जाता है। इस तरीके के इंसिडेंट सामने आए थे 2009 में केरला, कर्नाटका में और हज़ारों की मात्रा में इस तरीके के कन्वर्जन के जो क्रिश्चियन लड़कियों को कुछ लड़कियों को क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया था। वो सारा क्रिश्चियनिज़्म में तो ये इस तरीके की बहुत सारी घटनाएँ सामने आई थी 2009 में। फिर उसके बाद एक और बड़े-बड़े केसेस सामने आए या फिर हम यूरोप में ग्रूमिंग गैंग्स की बात करें, तो वहाँ पर लड़कियों को जो छोटी उम्र की लड़कियाँ होती हैं 14 साल से 21 साल की उनको आईएसआईस में सेक्स स्लेवरी के लिए तैयार किया जाता है। हम सब जानते हैं कि क्या चल रहा है ये वर्ल्ड ओवर। ये सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात नहीं है, तो सिर्फ़ हमारे देश में हिंदुस्तान में एंटी कन्वर्जन लॉ 1930 से है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था 90s 30s और 40s में तब से एंटी कन्वर्जन लॉ है हिंदुस्तान में लेकिन ये एक राज्य स्तरीय कानून यानी कि स्टेट लेवल का ये कानून है कि अलग-अलग राज्यों में है जिसमें से 8 राज्य पहले होते थे अब यूपी उनमें 9वां है और एमपी में जो लव जिहाद के कानून की बात हो रही है, तो उसमें कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन करके, सज़ाओं को कड़ा करके क्योंकि कन्वर्ट करने का तरीका बदला है, इसलिए ये एक तरीके का अगर आप इसको बोलें कि एक क्लॉज़ है या एक इम्प्लीमेंटेशन नए कानून का इसको हमने उसकी बात करें कि सज़ाओं को कड़ा करके जो तरीका नया निकला है, उसको टैकल करने की ये बात है। क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे कि मैंने अभी बात की जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ लड़कियों के साथ किया जाता है, हिंदुस्तान में वैसे हालात ना बने। तो वक़्त रहते चीज़ों
को कंट्रोल किया जा सके और चीज को बढ़ावा ना मिले। क्योंकि केरला से एक लड़की को आईएसआईएस में सेक्स लेवरी तक के लिए भेजा गया है और वो अफगानिस्तान की जेल में है। तो लड़कियों के अधिकारों की या उनके हुकूक की बात करें तो सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। कन्वर्ट करने का तरीका बदला है तो उसको भी टैकल करके वो कानून के अंदर उसको लेके आया जाएगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इंटेंशन आपकी शादी के लिए, शादी करने के सिर्फ और सिर्फ किसी को कन्वर्ट कराने की है, तो वो गलत होगा। जबकि शादी करने की का आधार आपकी प्यार मोहब्बत या आपका रिश्ता होना चाहिए कि आप जिंदगी किसी के साथ गुजारना चाहते हैं। तो ये ना इस्लाम कहता है ना ये कानून कहता है कि आप धर्म परिवर्तन के इरादे से किसी से शादी करें। आप किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट है हिंदुस्तान में, आप कर सकते हैं बिना धर्म परिवर्तन किए अपना। तो ऐसा नहीं है कि किसी को प्यार करने पे रोक लगाई जा रही है, आपकी गलत नियत पे रोक लगाई जा रही है कि आप गलत नियत के साथ किसी का धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से उनका करें। और उनको कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए जिसमें लड़कियों को शादी करके फिर उनको सेक्स ट्रेड में डाल देते हैं। तो उन सारी चीजों पर रोक लगाई जा सके। बिल्कुल ठीक। लास्ट में मुझे अंबर ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि एक तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को अगर हम लास्ट में डिस्कस करें, तो वहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा देखा है इंडियन टीवी पे जो डिबेट्स होती हैं कि जब पाकिस्तानी नहीं होते तब भी, जब एक तरफ बीजेपी होगी और दूसरी तरफ कांग्रेस या कोई, या इवन कश्मीर के लोग होंगे या कोई मुस्लिम होंगे, तो अगर वो कोई बात गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो कहा जाता है दूसरी तरफ से कि पाकिस्तान चले जाओ। क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्यों आप लोग एक दूसरे की बात को मतलब बर्दाश्त नहीं करते? और ये क्या बात है कि अगर किसी मुसलमान को या किसी हिंदू को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, वो अगर बीजेपी पे एतराज़ करेगा, मोदी जी पे एतराज़ करेगा, तो उसको कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान की बोली बोल रहा है, इसको कोई पाकिस्तान चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके लिए बोला जाता है। वो लोग जो धर्म या रिलीजन बेस्ड, जैसे हम फैमिली लॉ की या पर्सनल लॉ की बात कर रहे थे, उनका की बात करता है। क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पर ही हुआ था, क्योंकि मुसलमानों को अपना एक अलग देश चाहिए था, हिंदुस्तान से अलग होना चाहते थे, इसीलिए वो अलग हुए। और आज भी आप जब बात करते हैं, हम ट्रिपल तलाक पे बहस करते थे या फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, तो कहीं ना कहीं जब लोग आउटरेजियस हो जाते हैं तो इस तरीके की बात करते हैं कि अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो फिर पाकिस्तान चले जाओ, अगर आपको पर्सनल लॉ चाहिए या आपको शरिया लॉ चाहिए। अगर जो शरिया लॉ की तायीद करता है उसको कहीं ना कहीं लोग बोल जाते हैं कि जाओ तुम पाकिस्तान चले जाओ, फिर अगर तुमको शरिया लॉ ही चाहिए था तो पाकिस्तान चले जाओ। क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर, मुसलमानों को चाहिए था अलग से देश। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात अक्सर सामने आती है। और कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में होते, कुछ लोग जो बात करते हैं वो बोल जाते हैं कई बार, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन जनरली जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि अगर जो शरिया लॉ की तायीद करता है या इस तरीके किसी भी चीज पे की पैरोकारी करता है तो उसके लिए बोल देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ फिर। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अंबर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि हम दोबारा भी बात करेंगे। और जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह। आइए, इस्लामाबाद आइए, मोस्ट वेलकम, मेरे घर आइए और हम आपको इस्लामाबाद और पाकिस्तान दिखाते हैं। इतने जी बुरे लोग नहीं पाकिस्तान हैं यहाँ पे जितना इम्प्रेशन है आप लोगों के ऊपर। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान बुरा है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा खुद का एक हिस्सा है। और हिंदुस्तान, हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, जो भारत था वही है। और ये पाकिस्तान को लगता होगा, लेकिन हिंदुस्तान ये सोचता है कि पाकिस्तान हमारा था और हमारा है और हमारा ही रहेगा और होगा आगे भी। और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में जिनको मैं आज तक नहीं मिली हूँ कराची में, इस्लामाबाद में, लेकिन मैं कभी नहीं मिल पाई हूँ। मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, लेकिन जिनको मैं नहीं मिल पाई हूँ अगेन। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो जरूर आप भी हिंदुस्तान आइए और आपको हम बिल्कुल अपना हिंदुस्तान दिखाएंगे। बिल्कुल। और आई होप कि हमें ये थोड़ी वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो आसान करनी चाहिए लोगों के लिए, और टूरिस्ट पॉइंट्स भी खोल देने चाहिए थोड़ा सा, जब देखिए, टेंशन कम अगर हो। आप वीजा वीजा पॉलिसी की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान का जो रवैया रहता है ना टूरिज्म और टेररिज्म को लेकर, उस पे कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान की नाराजगी रहती है। अगर आप कड़ा रवैया दिखाएं, आप इंटरनल जो अफेयर्स हैं, जैसे कि आप हजारा शिया की बात करें या माइनॉरिटीज की लड़कियों की हम बात कर रहे थे, उस पर ही आप कड़ा रुख नहीं इख्तियार करते, तो फिर दूसरे कैसे अपनी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं आप पे भरोसा करके।
तो आपको वो भरोसा जीतना है। पाकिस्तान पर पूरी दुनिया भरोसा नहीं करती। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना भरोसा जिताने के लिए कुछ ऐसे काम करे, टेररिज्म पे कड़ा रुख इख्तियार करे, अपने लोगों के लिए जो उनके साथ गलत हो रहा है, उस पर सही काम करे। तो लोग दुनिया का विश्वास, चाहे हिंदुस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, उनका विश्वास पाकिस्तान पर बढ़ेगा ज़रूर। बिल्कुल, और आई होप कि जैसे एफएटीएफ के लिए काम कर रहा है पाकिस्तान, तो अगर वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि दुनिया जो है उस पर भरोसा करेगी और कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। थैंक यू जी, सो मच अंबर, अपना बहुत ख्याल थैंक यू। रखिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह।